हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार। जोश कभी कम होने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना। जोश कभी कम होने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना। यकीन रख सच होंगे तेरे सपने, खुली आंखों को कभी सोने ना देना। अगर सपने को सच होने देना है तो आंखों को सोने मत दीजिए, खुली आंखों को। यानी कहने का अर्थ है कि फालतू फालतू वाले कामों में ध्यान नहीं दीजिए, केवल अपनी पढ़ाई, अपनी जो जरूरत की काम है उस पर ध्यान देंगे। तो चलते हैं आज मेरे शेर शेरनियों। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 3rd। और कौन? तो याद रखेंगे, भारती भवन से हम लोग पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं हम लोग? भारती भवन। भौतिकी शास्त्र का अध्याय नंबर 3 है, जिनका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। यानी इस चैप्टर में ना 3 बातों को वहां पर एक जगह जोड़ दिया गया है। तो कल हम लोग एक वीडियो दिए थे इसका, जिसमें हमने मानव नेत्र के बारे में बखूबी समझाने का प्रयास किया। आशा और उम्मीद है अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो मानव नेत्र संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं सब वहां से आपको क्लियर हो गया होगा। और हम ये कोशिश करते रहते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, कौन कौन पूछे जाते हैं, इस सारे चीजों को हम यहीं पर क्लियर करते जाते हैं, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि कौन सा हमें तैयारी करके रखना है, ताकि एग्जाम में हमें अच्छा नंबर ला सकें। तो ज्यादा देरी ना करके मेरे शेर, हम लोग चलेंगे आज पार्ट 2 में, देखेंगे कि आज पार्ट 2 में क्या पढ़ना है। देखिए, कल हम लोग एक चीज पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, नेत्र का समंजन क्षमता के बारे में पढ़े थे कि जो हमारी नेत्र है ना, ये हमारी नेत्र है, ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। ये हमारा नेत्र है, इसी तरह का नेत्र रहता है। ये जो हमारी था, ये क्या था? कॉर्निया था। इसके बाद ये क्या था? हमारा नेत्र लेंस। ये क्या था? व्हाइट व्हाइट श्वेत पटल। इसके बाद ये क्या था? हमारी रेटिना, जहां फोकस बनती है। इसके भीतर द्रव था, उसको कहते थे नेत्रोद। और लास्ट वाली पॉइंट ये वाला हम लोग पढ़े थे, जिसका नाम था सिलियरी पेशियां। यही फैलती है और सिकुड़ती है, जिसके कारण हम किसी चीज को, दूर की चीजों को या नजदीक की चीजों को देख पाते हैं। हम सही हैं, आप सही हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये सिलियरी पेशियां में जो खिंचाव और फैलाव है, ये सब ना कम होने लगता है ऑटोमेटिक। यानी हमारी अंग ना सही से काम नहीं कर पाती है। देखे होंगे बूढ़े लोगों को, चाय पीता है हाथ कांपने लगता है, हम लोग बिल्कुल सही से पकड़ते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि उनकी अंगों जो है ना, सही रंग से काम नहीं कर पाती है। यही आंखों में वही कहानी होती है। दांत जवाब देने लगेगा, बाल जवाब देने लगेगा, सब धीरे धीरे रिटर्न होने लगता है, वापस जाने लगता है, अनंत में हमको भी जाना पड़ता है। तो अब अभी नेत्र की बात कर रहे हैं कि जो सिलियरी पेशियां है, जो फैलती है तो हमें दूर की चीज दिखाई पड़ती है, सिकुड़ती है, सॉरी, सिकुड़ती है तो दूर की चीजें, फैलती है तो नजदीक की चीजें दिखाई पड़ती है। अगर फैलना और सिकुड़ना बंद हो जाए तो क्या होगा? या तो दूर की चीजें दिखाई देनी बंद हो जाएगी या नजदीक की चीजें। इसी को तो कहते हैं हम लोग दृष्टि दोष। इसका दूसरा कारण भी होता है, जब हम अच्छे ढंग से पोषक तत्व नहीं कर पाते हैं, यानी हमारे शरीर में जितना पोषक तत्व चाहिए अगर उतना हमें नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें कुपोषण का शिकार होना पड़ता है, जिससे हमारी सिलियरी पेशियां सही से काम नहीं करती है, तो हम बीमार हो जाते हैं, यानी दृष्टि दोष तब भी हो जाता है। तीसरा कारण यह भी है कि हो सकता है कि बचपन में कुछ गलतियां हमने की हो, किसी तरह से कोई चोट लग गया हो, वैसी स्थिति में भी दृष्टि दोष देखने को मिलता है। तब मूल रूप से 2 कारण होते हैं, एक बढ़ती उम्र के कारण और दूसरे कुपोषण के कारण। चाहे जो भी हो, अगर आपको नजदीक की चीज दिखाई दे रही है, दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही हो, या दूर की चीज दिखाई दे रही है, नजदीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, या बिल्कुल ही ना दूर दिखाई पड़ रहा है ना नजदीक दिखाई पड़ रहा हो, क्लियर? या अन्य प्रकार की और सी है कि मान लीजिए कोई 2 वस्तु हमने रख दिया है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, और उनमें से आप पहचान नहीं पा रहे हैं, कलर बेंडिंग है, यानी कई तरह की दोष हो सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग नेत्र दोष। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे?
ये बताओगे कि जब हम किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, इस चीज को कहते हैं हम लोग दृष्टि दोष। किसी को दिक्कत? जब किसी चीजों को हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं, चाहे वो नजदीक की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो। नजदीक की वस्तु अगर देखते हैं, दूर वाली नहीं दिखाई पड़ती है, तो भी दृष्टि दोष है। कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि दोष को कई भागों में बांटा गया है। तो नेत्र दोष को हम लोग मूल रूप से ऐसे, हमारा किताब तो 3 भागों में कहता है। हमारी किताब कितनी भागों में कह रही है? 3 भागों में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 4 भागों में भी। ऐसे हम लोग कल एक पढ़े थे, याद होगा, जिसको कहते हैं हम लोग कलर ब्लेंडिंग। लेकिन हमको वो परीक्षा में पूछता नहीं, वो आपके आगे की क्लास के लिए था, जरूरी आया था, माइंड में आ गया तो हमने आपको बता दिया था। क्लास 10th में वो नहीं है। क्लास 10th में 3 बातें हैं, जिनमें कौन कौन है याद रखेंगे। नंबर 1 है दूरदृष्टि दोष। अब समझना मेरे शेर, ये दूरदृष्टि होता क्या है? देखिए, नाम पहले समझिए, दूरदृष्टि दोष। जब दूर की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगी, ठीक है, जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, तो होगा दूरदृष्टि दोष। याद रखिएगा, नाम से उल्टा है, नाम है दूरदृष्टि दोष। आप लोग कंफ्यूजन में आ गए होंगे अभी कि सर जी उल्टा तो नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल हम सही बता रहे हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष क्या है समझिएगा, कि दूर की वस्तु, देखिए यहां पर हमने परिभाषा भी लिखा है, नेत्र के वैसे दोष जिसमें दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा और दूर की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा, तो वो होगा दूरदृष्टि दोष। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, याद रखिएगा, हाइपोमेट्रोपिया। याद रखेंगे, हाइपोमेट्रोपिया। कभी कभी अंग्रेजी में भी पूछ देता है कि हाइपोमेट्रोपिया क्या है, तो आप वही बस समझिएगा, दूरदृष्टि दोष। क्या है ये? किसी को दिक्कत? नेत्र के वैसे दोष जिसमें दूर की वस्तु तो हमें साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आता होगा कि सर ये नाम ऐसे काहे रखा हुआ है, उल्टा पुल्टा नाम, कि जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती तो निकट दृष्टि दोष होना चाहिए। तो एक चीज गौर करना, हम लोग कल पढ़े थे, याद रखेंगे, कि हमारी दृष्टि दोष, सॉरी, दृष्टि का जो प्रास है वो 25 से कितना भाई? अनंत है। यानी हमारी देखने की क्षमता 25 cm से शुरू होती है, अनंत पर जाती है। क्लियर? अब देखिए, दूरदृष्टि में क्या होता है कि हम 25 cm वाली वस्तु को देख पाते ही हैं, 25 cm वाले को देख पाते हैं, लेकिन दूर, सॉरी, गलती गलती, अनंत के चीजों को हम देख पाते हैं, लेकिन जो 25 cm वाली वस्तु है, ये वस्तु ना दूरी खुसक जाता है, ये खुसक के चल जाता है आगे। यानी कहने का अर्थ है कि हम 25 cm तक देख रहे हैं, समझिए ऐसे। लेकिन जिसको अगर दूरदृष्टि दोष हो जाए, वो 25 क्या छोड़िए, 30 वाला को नहीं देखेगा, 40 वाला सीएम को नहीं देखेगा, 50 वाला को नहीं देखेगा। ठीक है ना? यानी उसकी जो निकट दृष्टि दोष वाला जो सीमा है, वो खुसक के क्या हो गया है? आगे चला गया है। वो खुसक के क्या हो गया है? आगे चला गया। ठीक है ना? तो निकट को जो देखने की हमारी क्षमता थी, कितनी थी? 25। वो 25 सीएम न रह के वो क्या हो गया है? खुसक करके आगे चला गया। इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है दूर, क्योंकि वो दूर चला गया ना हमसे। समझिए गौर से। हमारी, देखिए, हमारी नेत्र यहां पर थी, हम यहां से देखते थे कितना सीएम से? 25 सीएम से शुरू किए और कहां तक देख रहे हैं? अनंत तक। लेकिन जब किसी व्यक्ति को ई सीएम जो है ये खिसक के भाग गया है, यहाँ मान लीजिए सपोज दैट कि 100 के बाद अब उसको दिखाई पड़ती है, तब निकट वाली सीमा जो है वो 25 अब नहीं ना है उसके लिए, उसके लिए कितना है? अब 100 है। होना चाहिए कितना? अब उसको दिखाई कहां से पड़ रही है? तो ये जो निकट वाला है वो दूरी क्या हो गया? दूर हो गया। निकट वाला सीमा क्या हो गया? इसलिए उसका नाम रखा गया है दूरदृष्टि दोष। समझ में आई बात? तो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष कैसे समझेंगे? समझ गए कि हमारी सीमा कहां तक चली गई? निकट वाली जो सीमा है वो दूर के भाग कर चली गई है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है दूरदृष्टि। चलिए, इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकता है? आखिर दोष हो रहा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। तो देखो, इसका कारण क्या है? पहला कारण याद रखेंगे, इसका पहला कारण है नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाता है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नहीं समझे बात को? समझते हैं कि हमारा, देखिए, नेत्र गोलक हमारा, थोड़ा सा चित्र पर ध्यान देना, ये नेत्र गोलक हमारा ये वाली थी, ठीक है, यहां लेंस रखा हुआ है
और ये रेटिना है। अब ये दोनों के बीच की दूरी अगर समझिए, मानिए ये दोनों के बीच की दूरी अगर 2 cm होता, साफ साफ देख रहे थे, तो इसकी बीच की दूरी, इसको कहते हैं हम लोग फोकस दूरी मान लीजिए, जहां पर प्रतिबिंब बनता है वो फोकस दूरी समझिए, कोई दिक्कत। लेकिन क्या हुआ, ये नेत्र गोलक जो है ना हमारा, ये नेत्र गोलक खुसुक के छोट हो गया, हेने हो गया। समझ में आई बात है? तो रेटिना चला आया यहां, अब प्रतिबिंब बन गया कहां जाके, पीछे। प्रतिबिंब तो अपनी जगह पर बन ही रहा है, लेकिन रेटिना जो है ना खुसुक के क्या हो गया, पीछे हो गया। यानी उसकी फोकस दूरी क्या हो गई है, कम हो गई। वही कह रहा, देखिए नेत्र गोलक आवश्यकता से क्या हो गया है, छोटा हो गया है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। तब प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है, कोई दिक्कत। चलिए, एक कारण ये है। दूसरा कारण इसका और है। दूसरा कारण क्या समझिए, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कहेगा सर कि नहीं समझे, फिर समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, नेत्र गोलक है, कोई दिक्कत। यहां पर क्या हमारा, ये लेंस है, लेंस है, ये रेटिना है, कोई दिक्कत। अब समझते हैं, यहां से हम इसको अगर मापेंगे यहां से दूरी, तो ये मान लीजिए 2.2 cm है, एक मानने के लिए बता रहे हैं आपको। अब क्या हुआ कि ये जो लेंस है ना, लेंस थोड़ा सा पतला हो गया है, लेंस पतला हो गया है, तो अब इसकी दूरी थोड़ी सी इधर खिसक जाएगी, है ना। देखिए, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फोकस दूरी बढ़ के चल जाएगी पीछे। फोकस दूरी बढ़ेगी तो उसकी क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के क्या बनता है, पीछे। दोनों स्थिति में या तो नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा, या लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये दोनों स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनना है। फोटो कहां, रेटिना पर, और रेटिना पर वो बन ही नहीं रहा है, कहां बन रहा है वो। चलिए, इस चीज को हम लोग चित्र से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब यहां देखिए, ये हमारा नेत्र गोलक है, देख रहे हैं। प्रतिबिंब बनना चाहिए उसको यहां पर, इस जगह पर, लेकिन फोटो कहां बन रहा है, वो पीछे जाके बन रहा है। तो निगेटिव आप लगाए यहां, आप फोटो बने, प्रतिबिंब बने उधर में, तो आपको दिखाई पड़ेगा। समझ में आई बात है? जैसे कैमरा इधर सामने लगाइए, हमरे सामने कैमरा लगाइए, और हम चल खुशुक जाए ने, तब फोटो खिंचाएगा हमरा, तब तो नहीं दिखाई पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ाएगा। वही सेम कहानी वहां समझिए कि निगेटिव आंख में जो जहां फोटो बनता है उसको समझिए निगेटिव, रेटिना। तो रेटिना यहां है, अब फोटो बन गया। इसके कारण क्या था कि गोला गोला पहले था यहां, लेकिन सिकुड़ के चल गया। समझ में आई बात है? ये मेन कारण है। किसी को दिक्कत समझने में? तो समझ गए कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, और नाम क्यों रखा गया दूरदृष्टि। कोई दिक्कत? अब इसका उपचार कैसे करेंगे? तो उपचार करने के लिए याद रखेंगे, उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस। हो गया। तो उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है या सिकुड़ता है? सिकुड़ता है। तो अब मान लीजिए आप यहां से ले जा रहे हैं, ये भी उत्तले लेंस है, लेकिन ये लेंस जो है वो उसको भेज देता था कहां, यहां भेज देता था, ये वाली लेंस। तो हम ओकरा से पहले एगो और उत्तल लेंस लगा दिए। तो उत्तल लेंस लगा दिए तो ई कहा के तोर पावर के छोड़, हम अपन पावर देखबे छियो, तो हम हियां तक बैठबे छियो। क्लियर? तो वो अपनी प्रॉपर जगह, ई लेंस के कारण यह थोड़ा सा क्या हो गया, पीछे। ई वाला लेंस कह रहा था कि हम देंगे तोरा धकेल के हुमा तक भेज देंगे, तो ई लेंस कहता है कि ना, हम तोरा से पहने छियो, तो हमरा वाला रहते यहां तक ना रहेगा। तो प्रॉपर कहां दे देता है, रेटिना पर, तो फोटो दिखाई पड़ने लगती है। तो समझ जाते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? एक बार और देख लेते हैं। हमें पढ़ना क्या था मेरे भाई, कि सबसे पहले दूरदृष्टि है क्या। तो आपसे पूछा जाएगा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वो नेत्र के वैसे दोष जिसमें दूर की वस्तु तो हमें साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसे कहते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। हो गया। इसका कारण है कि जो इसका कारण है कि जो हम लोग निकट बिंदु है 25 cm, वो खुसक कर पीछे भाग जाता है, वो 100, 150, 200 cm पर चली जाती है, यानी निकट बिंदु दूर हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है दूरदृष्टि दोष।
इसके दो कारण हैं। पहला है कि नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाता है, जिसके कारण लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, तब प्रतिबिंब पीछे बनता है। इसका दूसरा कारण है या नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। ठीक है। अब इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस, क्योंकि वह अभिसारी लेंस है। प्रकाश जो जा रहा था, ज्यादा दूर पर बन रहा था, उसको सिकोड़ करके वो नजदीक ले आती है। जो बन रहा था वो दूर में, उसको क्या कर देता है? वो नजदीक में ले आती है। इसीलिए दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अब यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जैसे पूछा जाएगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग। ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि किस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनते हैं, तो दूर दृष्टि में पूछा जाएगा। नहीं, यही किस दोष में रेटिना के बाद। ठीक है ना। अब उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक होती है। तो अगर पूछा जाए, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मान लीजिए कुमकुम के दादाजी के चश्मे का पावर +5 डायोप्टर है, +5 डायोप्टर है, तो उनको कौन सा दोष है? तो दिमाग लगाएंगे, प्लस है तो उत्तल, उत्तल है तो कौन? दूर दृष्टि। समझ में आई बातें? देखिए घुमा के पूछा हमसे पूछ रहा है कि अगर चश्मा का पावर 5D है तो उनको कौन सा दोष? तो ये समझेंगे डायोप्टर है प्लस में, यानी कि हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से कौन दूर किए थे? तो दूर दृष्टि। तो उनको कौन दोष? कोई दिक्कत? तो ई तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एगो दुगो, और सब्जेक्टिव में पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसे दूर करने का। चलिए अब एक और चित्र आगे चलेंगे हम लोग। देखिए इसी चीज को हमने फिर रंगीन दृष्टि से दिखाया है। अब गौर करिए, दोनों चित्र देखिए सामने में। ये देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है भाई? नेत्र गोलक है। ये क्या हमारा? सामने किताब रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब को बनना था कहां? इस रेटिना पर बनना था। लेकिन इसके दो कारण हो सकते हैं कि नेत्र गोलक या तो सिकुड़ गया होगा या नेत्र लेंस पतला हो गया, जिसके कारण प्रतिबिंब कहां बन रही है? पीछे। तो अब हमें दिखाई पड़ेगी। सेम कहानी यहां पर है। सेब यहां रखी हुई है, अब सेब बन रहा है यहां। बनना था हमको यहां, यहीं पर है दूगो जायत रखल। कौन कौन? एगो है छर और एक है बेलनाकार शंकु, जो उसको उठा के कहां ले जाता है? मस्तिष्क तक ले जाता है। अब वहां पर यहां है, वो बन गया जाके वहां, तो होगा काम? नहीं होगा। तो अब क्या लगा दिए हम लोग? उत्तल लेंस लगा दिए। तो इसको खिसका के, वो जो बन रहा था होने, उसको खिसका के ले आया कहां? रेटिना पर। कहा तू यहां बनो यार, तू काहे पीछे जा रहा है? क्लियर? फोटो बन गया। अब तो आशा है कि चित्र से समझ में आ गया होगा सब कुछ। आशा और उम्मीद है आपको पहला समझ में आया होगा, क्या? दूरदृष्टि दोष। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग आगे, क्या है देखते हैं इसके बारे में। अब अगला प्रभाव हमारा है निकट दृष्टि दोष, यानी इसको अंग्रेजी में हमने लिखा मायोपिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि ये सर, आज तक जो है आप कोनो चीज में अंग्रेजी में तो कभी लिखबे नहीं किए थे, तो ये आज काहे लिख रहे हैं? अरे हमरा परीक्षा में पूछा था कि मायोपिया किसे कहते हैं, तो हम लिख दिया हमर पिया को कहते हैं मायोपिया। बताइए गड़बड़ हो गया कि भाई हमर पिया कैसे हो सकता है। बाद में आए घर तो देखे भाई किताब में कहा है हमर पिया रे भाई, तो उसका नाम था निकट दृष्टि दोष। कंफ्यूजन में पड़ गए। निकट दृष्टि हमरा यादे था। तो आप लोग याद रखिएगा, कहीं परीक्षा में पूछ दे कि मायोपिया किसे कहते हैं, तो उसको लिखिएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है। हाँ, परीक्षा में पूछता है। अंग्रेजी में ही पूछ देता है कभी कभी, हाइपोमेट्रोपिया किसे कहते हैं या मायोपिया किसे कहते हैं। इसीलिए हमने उसको अंग्रेजी में लिख करके आपको लाया था कि हमसे पूछा था, हो सकता है आपको भी पूछ दे क्या। चलिए नहीं, सब जो पूछता है हम देखिए, जो पूछता है वो हम आपको दे रहे हैं, और आशा और उम्मीद है कि जो दे रहे हैं एग्जाम में वही आएगा ही, इसकी गारंटी रहती है, क्योंकि इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं तो अनुभव मुझे जरूर है कि क्या क्या आने वाला है। चलते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है भाई, समझिएगा। निकट दृष्टि मतलब वैसे दोष जिसमें निकट की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु साफ साफ। ठीक इसका उल्टा, निकट वाला पूछेगा तो निकट दिखाई देगा,
और दूर वाली वस्तु सेम कहानी। अब देखिए हमारी नेत्र कहाँ है, यहाँ है, किसी को दिक्कत? यहां से देखने की क्षमता कितनी हमारी शुरू होती है, 25 cm है, और ये क्या हमारा अनंत है। अब देखिए ये जो अनंत है ना, ये 25 cm तो देखबे करेगा, लेकिन ये 25 अनंत वाला ना खुसुक के चलाता है हेने, थे ना, अनंत वाला जो है खुसुक के चलाता है निकट में, निकट में चलाता है। देखिए पहला वाला में क्या पढ़े थे, ये 25 cm खुसुक के भाग गया था तो दूर हो गया, इसलिए नाम रख दिए दूर दृष्टि। और निकट वाला में अनंत वाला खुसुक के चला है हमरे पास में, तो इसीलिए इसका नाम रख दिए निकट दृष्टि। नाम कैसे रखे समझ में आ गई बात ना। अगर आपसे कोई पूछ दे ए परिभाषा कैसे देता है, नाम कैसे बोलता है, अरे यार तू नहीं समझता। देखो ऐसे समझो, ये हमारा आंख है, निकट दृष्टि सॉरी ये निकटतम बिंदु कितनी हमारी 25, दूर बिंदु क्या हमारी, लेकिन निकट दृष्टि में ना हम अनंत को चीज नहीं देखते हैं, वो खुश करके चलाता है हमारे नजदीक में, निकट में चलाता है, इसलिए नाम रख दिए उसका निकट दृष्टि। कोई दिक्कत? तो नाम कैसे रख दिए, क्लियर हो गया, परिभाषा क्लियर हो गया। अब देखें इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है बुआरे याद रखना, चलिए इसका कारण क्या है सो देखो, ये जो नेत्र गोलक है ना हमारा, पहला वाला में सिकुड़ कर क्या हो गया था, छोटा हो गया था, इसमें नेत्र गोलक ना लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है। जैसे देखिए ये हमारी नेत्र गोलक थी अभी, बिल्कुल यहां हमारा क्या था लेंस, यहां रेटिना थी, वस्तु आई यहां फोटो बन गई, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा था। लेकिन ये हो गया पिचक गया, इसे इच से पिचक गया, तो ये पिचकेगा तो स्वाभाविक सी भाग है कि ये भाग जाएगा, ऐसे नहीं भाग जाएगा। तो रेटिना खुसक के चल गया कहां, अब बन रहा है फोटो यहां, रेटिना पर जा ही नहीं रहा है, तब दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रही बात है कि नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक क्या हो गया हमारा, लंबा हो गया, और लंबा होने के कारण वो खुसक के भाग गया कौन चीज। अब मान लीजिए ऐसे रहेगा किसी कोई चीज को, गेंद को आप पॉइंट बैठा के देखिए दाबिए, तो दाबिएगा तो क्या होगा, वो उधर वाला पॉइंट भागेगा, उधर नहीं भागेगा, इधर वाला इधर भागेगा, उधर वाला उधर भाग जाएगा। बीच की दूरी जो था, मान लीजिए ये दूरी जो 2 cm था, वो अब क्या हो गया, 4 हो गया, 2.5 हो गया, 3 हो गया, नहीं हो गया। तो दूरी बढ़ेगा तो प्रतिबिंब तो वहीं बन रहा था जहां बन रहा है, कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? तो एक कारण यह है कि नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है, और दूसरा क्या है, लेंस अधिक मोटा हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। कि ये जो लेंस है ना, ये लेंस ये मोटा हो जाता है, ये मोटा हो जाता है। अब समझिए इस चीज को फिर समझते हैं, ये हमारा नेत्र गोलक है, किसी भाई को दिक्कत? ये हमारी लेंस लगी हुई है, ये हमारी रेटिना लगी हुई है, कोई दिक्कत? यहां से हम मापते हैं, यहां से हम मापते हैं, तो यहां से मापते हैं तो 2 cm है, किसी भाई को दिक्कत? अब क्या होता है सो देखो, ई हो जाए तनी मोट, तब मोट हो जाएगा तो है नहीं हो जाएगी। तो अब आप नापिएगा यहां से ना, तो यहां से करीबा से नापिएगा तो 2 cm तो यहीं पुड़ेगा, क्या लेंस मोट हो गया, तो आप मापिएगा यहां से ना जी, क्या अगर हम यहाँ पर खड़े हो जाएं, हमारी तानिया को बगल में माप, तो हमरा मापिएगा तो हमर जो मोटाई होगी तानिया तो आधे रहेगी, तो एक 2 cm जाएगा दूर तक ला, हमर दूर 2 cm जाएगा उससे पास जाएगा, नहीं जाएगा। इसका कारण समझ रहे हैं ना, ये लेंस जो है ना मोटा होने के कारण यहां से जब आप मापिएगा 2 cm तो यहीं आ रही है, यानी रेटिना से पहले आ रही है। तो समझ गए ना, पहला कारण क्या था कि लेंस का लंबा हो जाना, और दूसरा कारण सॉरी 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 गोला का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और दूसरा कारण था लेंस का मोटा हो जाना। चाहे कुछ हुआ वो हमारा मतलब नहीं था, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना, ठीक है। पहला वाला में पढ़े हम लोग, दूर वाला में प्रतिबिंब रेटिना के बाद, ई वाला में बना पहले। अब सोचो अगर पहले बन रहा है, अगर हम वहीं पर हम फिर उत्तल लेंस अगर लगा देंगे तब क्या होगा, तब तो और सिकुड़ा देगा वो। तो मान लीजिए ये बन रहा है यहीं, ये बन रही है, आई फिर उत्तल लेंस लगा दोगे तो ये तो सिकुड़ा के और हिये ला के छोड़ देगा, तो और नहीं जाएगा। तो अगर ऐसा लेंस हो जो भेज दे धक्का दे के वहां तक ठकेल ठकाल के पहुंचा दे, तो लगा देंगे कौन चीज, अबतल। ये अबतल क्या कहता है कि हम हेन्ना एन्ना एन्ना हम ले जब जहां तक हो तो पूरा फैला के वो फैला देता है, यानी धकेल धकाल के पहुंचा देता है कहां तक, रेटिना तक।
ई लेंस कहता है कि हम इतने तक रखेंगे, ई कहता है कि ना बउआ रे हमरो पावर है, हम धक्का देके पहुंचा देबो, हुमा ठेल ठाल के पहुंचा देता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बातें? चित्र से थोड़ा देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगी थोड़ा सा। चलिए देखिए, ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है भाई, नेत्र गोलक है। ये नेत्र गोलक था ना, पहले था यहीं तक, पहले था यहीं तक, तो यहां पर फोटो बन रहा था, लेकिन ये हो गया चपटा, चपटा हो गया कि रेटिना चल गया पीछे। तो अब वस्तु मान लीजिए यहां से आ रही तो प्रतिबिंब कहां चल गया, यहां ना चल गया। तो अब यहां बनेगा फोटो? फोटो नहीं बनेगा, रेटिना भाग गया यहां, अब वस्तु बन रहा है यहां, तो हमें साफ साफ दिखाई। तो अब क्या लगा दिए हम लोग, अवतल लेंस। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस लगाएंगे तो ये प्रकाश को धक्का देके कहां पहुंचा देगा। चलिए इसका दूसरा फोटो देख लेते हैं। हमने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा फोटो चुन चुन के लाया, देखिए। और थोड़ा सा एक और फोटो होगा हमारे पास। अब देखिए, यहां से साफ साफ समझ में आया होगा, ये हमारी क्या है, आ रही प्रकाश किरणें या वस्तु है, यहां से आई प्रकाश किरणें, और बनना चाहिए कहां, यहां ना जी, लेकिन वो यहां बन रही है, ये पहले बन रही है। तब बताइए दिखाई पड़ेगा आप लोगों को? बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ेगी। ये दिख रही है, माने ऐसा हमारी आंखों की स्थिति हो जाए तब दिखाई पड़ेगी क्या, नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अब ऐसा कोनो चीज चाहिए ना कि इसको धकेल धकाल के जो है वहां तक पहुंचा दे, तो कौन लगा देंगे हम लोग। हो गया क्लियर? निकट दृष्टि और दूर दृष्टि समझ में आ गया होगा कि क्या है निकट और क्या है दूर, अगर आप अच्छा से वीडियो देखे होंगे ध्यान से तो। क्लियर हो गया? फिर से एक बार समझ लेते हैं। पूछेगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो नेत्र के वैसे दोष जिसमें निकट की वस्तु तो हमें साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसका कारण है कि दूर की जो बिंदु है, इसका नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि दूर की जो अनंत दूरी है वो हम खुसक करके हमारी निकट आ जाती है, इसलिए इसका नाम रखते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण है नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। या दूसरा कारण है नेत्र लेंस ज्यादा मोटा हो जाता है, तो हम ज्यादा दूरी से मापना शुरू करते हैं, तो रेटिना से पहले हमारी फोकस आ जाती है, यानी फोकस दूरी कम हो जाती है, रेटिना तक पहुंच नहीं पाती है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। अब उपचार, तो ऐसे लेंस की जरूरत होती है जो उसे धक्का धुक्का दे करके पहुंचा दे कहां तक, इसके लिए लगाते हैं हम लोग अवतल लेंस। अब यहां से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस, किस दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनती है, निकट दृष्टि में पहले बनती है, तो निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, लेंस का पतला होना, मोटा होना, क्या हो सकता है, मोटा होना। निकट दृष्टि दोष का लेंस का मोटा होना और नेत्र गोलक का लंबा होना। ठीक है, ये सब समझ गए। चलिए अब देखिए, एक कंफ्यूजन वाला हिसाब रहता है, वो भी आपको हम समझा देते हैं कि निकट दृष्टि दूर दृष्टि में कौन लेंस, कभी कभी आप उजरा जाइएगा, अभी तो आप देख लिए, अभी तो याद रहेगा, कल होके भूल जाइएगा कि निकट वाला को कौन सर जी दिए थे, निकट वाला को उत्तल दे दिए थे, आज दूर वाला को कौन दे दिए थे, याद ही नहीं आ रहा है। अरे यार, तो ओकरे लिए हम एगो ट्रिक रखले है ना, तो चिंता काहे कर रहा है। देखो पहले देखो देखो देखो, दूर दृष्टि दोष को ऐसे लिखोगे, निकट को ऐसे लिखोगे, उत्तल को ऐसे लिखो, अवतल को ऐसे लिखो। लिख लिया? ई में कई गो अक्षर है, आई में कई गो अक्षर है, आई में कई गो है, आई में कई गो है, 4 गो है। बड़का के साथ बड़का को और छोटका के साथ नहीं, ये ना होगा। मान लीजिए 2 गो लड़का है, आई 2 गो लड़की है, क्या जी, तब बड़का के साथ बड़का का ना ब्याह कराएंगे और छोटका के छोटका के साथ ना, उल्टा करा दीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा भाई। वो तो कभी कभी हो जाता है, वो मिस पॉइंटिंग वो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि बड़का भाई को बड़की बहन से और छोटका भाई को छोटकी बहन से। समझ में आई बातें? अब याद रहेगा ना, ये दिमाग में लगाने का एक शॉर्ट ट्रिक है, ये किताब में आपको नहीं मिलेगा। ईश्वर जी अपन दिमाग लगा के सोचा था कि आखिर बच्चा को कैसे बताएं जो पूरा हो जाएगा। तो अब याद रहेगा ना कि दूर दृष्टि में किसका, उत्तल, और निकट दृष्टि में किसका। किसी भाई को दिक्कत, समझ गए ना? याद रखिएगा, बड़का भाई से
बड़की बहन की शादी होगी या छोटका भाई का, लेकिन लव मैरिज नहीं होगा, अरेंज मैरिज होगा भाई, याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलेंगे, जरा दूरदर्शिता क्या है समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जरा दूरदर्शिता क्या होता है, दो चीज तो हम लोग पढ़ लिए ना, क्लियर हो ना गया, किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब नहीं नहीं, जरा मतलब थोड़ा नहीं। देखिए यहां कह रहा है जरा दूरदर्शिता, ये कारण क्या है सो पहले जानिए। चलिए पहले नाम ही पढ़ लेते हैं, जैसे हमारी तानिया बोल ही दी कि जरा माने थोड़ा थोड़ा, जैसे निकट की चीज भी हमको थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़े और दूरों की थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़े, साफ साफ आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, तो समझ जाइएगा कौन दोष है इसको, जरा दूरदर्शिता। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई दादी माँ होगी, दादाजी होंगे, होंगे ना, उनको ना अब सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, वो दरवाजे से उतरते होंगे तो सीढ़ी उनको समझ में नहीं आता है किधर है सीढ़ी, ये बढ़ती उम्र का है दोष। जरा दूरदर्शिता का मेन कारण है बढ़ती हुई उम्र। जब ज्यादा उम्र हो जाता है तो वो सिलियरी पेशियां जो हम लोग पढ़े पीछे, वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है, ना वो फैलती है ना सिकुड़ती है, वो चुट्टा जैसे के जैसे रह जाता है। अब उसको नजदीक देखना है, वो बुढ़ाओ अपना ऐसे करके निहार रहे हैं, वो फैलिए नहीं रहा है, वो सिकुड़िए नहीं रहा है, अपनी जगह के एकदम बनैले है, तब उनको दिखाई पड़ेगा। जब तक फैलेगा नहीं, जब तक सिकुड़ेगा नहीं, वो फैलना सिकुड़ना उनका काम है, और फैलेगा सिकुड़ेगा नहीं तो दिखाई पड़ेगा नहीं। क्लियर? तो ये किसके कारण हुई भाई, बढ़ती हुई उम्र के कारण, समझ गए। तो आपसे कोई पूछे कि भाई जरा दूरदर्शिता क्या है, तो नेत्र के वैसे दोष जिसमें ना तो हमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो इसको कहते हैं हम लोग, हो गया। इसका मेन कारण है, जरा दूरदर्शिता का जो मेन कारण है वो कारण है बढ़ती हुई उम्र। तो अब क्या करोगे भाई, तो इसको दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस चाहिए जो निकट वाला को भी दिखावे, दूर वाला को भी दिखावे, है कि नहीं है। जैसे देखिए अभी अभी आपने पढ़ा कि दूर दृष्टि दोष वाले जिनको है, जिनको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट वाला उनको दिखाई नहीं देता है, तो वो बुढ़ाऊ को देखिएगा, एना के पढ़ेगा, एना के पेपर पर किरणन सबसे कम होता है, क्योंकि निकट उनको दिखाई पड़ रहा है मान लीजिए, और दूर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आएगो को देखिएगा कि वो पेपर ले रहेगा, एना के पढ़ेगा, आकाश का रंग ये कौन बीमारी है भाई, देखे कि नहीं देखे हैं। अब इनको तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा ना, तो अब एना करके देख लेंगे तभियो नहीं दिखाई पड़ेगा, एना कर लेंगे तभियो नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या ऐसा लेंस चाहिए ना कि दोनों चीज दिखावे, और लेंस तो दुइये को था, तब आप कहां से लाओगे, नहीं नहीं, समतल दिखाई देगा तो भाग जाएगा, फोटो होने से होने ऊपर हो जाएगा। तब क्या करेंगे, देखिए उनको क्या करेंगे, एक चश्मा ऐसा बना देंगे हम, हाँ हाँ, नहीं 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 वैसे नहीं, सुनिएगा सुनिएगा, एक जगह लगा देंगे उत्तल, एक जगह लगा देंगे अवतल, एक जगह उत्तल एक जगह अवतल, दोनों रहेगा उनमें, यानी इसीलिए इसका नाम रख दिया गया द्विफोक्सी लेंस। क्या रख दिया गया, दोनों लेंस रहेगा उनको, ठीक है। और नजदीक देखना होगा तो तनिए आंख को चश्मा को एना ना कर लेंगे, नहीं होगा तो चश्मा उठा लेंगे ऐसे, ठीक है ना, समझ में आई बात है। बीच बीच से नहीं मतलब है, दिखाई यहाँ से पड़ेगा, यहाँ से पड़ेगा, यहाँ से पड़ेगा या यहाँ से पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा क्या कि जरा दूरदर्शिता क्या है, परिभाषा नहीं पूछता है, सीधे पूछता है कि जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस, द्विफोक्सी लेंस, क्योंकि दो लेंस प्रयोग किए हैं इसीलिए द्विफोक्सी। लेकिन क्योंकि हम पढ़ते हैं विस्तार से इसलिए परिभाषा भी बता दिए कि नेत्र के वैसे दोष जिसमें दूर की वस्तु या निकट की वस्तु हमें कोई साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका कारण क्या भाई, तो बढ़ती हुई उम्र, सिलियरी पेशियां ना तो फैलती है और ना ही सिकुड़ती है। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया। अब एक है अबिंदुकता, क्या है समझिएगा, अबिंदुकता। देखिए नेत्र में यही मेन कारण है, ये दोष का कारण बढ़ती हुई उम्र कहिए चाहे जो कहिए, नेत्र का दोष है कि एक चीज क्षैतिज में रखिए और एक ऊर्ध्वाधर में रखिए खड़ा करके, एगो क्षैतिज में रखिए, लेकिन उसको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, एक गो चीज दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा तो ऊपर का नहीं दिखाई पड़ेगा, और ऊपर का देखेगा तो नीचल का नहीं दिखाई पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात है। जैसे देखिए एगो खम्भा ऐसे खड़ा कर दीजिए कोई वस्तु को, एगो बगल में उसको ऐसे खड़ा कर दीजिए, जिसको ई बीमारी होगा
अबिंदुकता वाला, तो ई वाला को अगर पूरा दिखाई पड़ा तो ई नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर ई देख लिया तो समझिए ऊ वाला नहीं दिखाई पड़ेगा। समझ में आई बात है? समझिएगा, अबिंदुकता में, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में कोई एक चीज ही उसको दिखाई देती है। एक क्षैतिज रखिए एक ऊर्ध्वाधर रखिए, तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा कि वो खा रहा है कि सूतल है। देखेगा एक बार तो वो तो सूतल है, एक बार रहेगा तो मतलब खा रहा हो, माने दोनों एक साथ वो देख ही नहीं सकता है। तो कौन बीमारी? जैसे हम लोग कल पढ़े थे ना कलर बैंडिंग, हरियर चीज कैसा दिखाई पड़ेगा हमारा गार्ड साहब को? गार्ड साहब को कैसा दिखाई पड़ा था? लाल साहब, अच्छा लाल वाला कैसे दिखाई पड़ेगा? लाल वाला कैसा दिखाई पड़ेगा था उसको? नहीं, तो यहाँ पर अबिंदुकता वाला को क्या होगा कि कोई एगो चीज है। तो आप बताइए, ओकरो तो दोष दूर करना है ना, तब कौन सा लेंस लगाओगे? तब बेलनाकार, क्या है लिखल है तो पढ़ ली है, तो कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस, ठीक है। उसको बेलनाकार लेंस लगा देंगे तो उसका ये दोष क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद है आपको ये नेत्र दोष की समस्या हमने बखूबी समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया भी होगा। इतना हम लोग उम्मीद रखे हुए थे कि आपको अगर हम समझाएंगे तो आप क्लियर कर लेंगे। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं पॉइंट को। अब नेत्र दोष खत्म हो गया। देखिए पहला वीडियो हमारा था जिसमें हमने पढ़ा था मानव नेत्र की संरचना और ओकरे काम करने की तरीके, कि कैसे वो काम करती है। पूरा हम लोग चित्र के साथ अच्छी तरह से समझे थे। आइरिस का क्या काम, नेत्रोद का क्या काम, श्वेत पटल का क्या काम, नहीं परितारिका का, लेंस का, फलान चिलान जो भी था सब कुछ देखे थे। फिर कैसे ब्रेन हमारा उसको करता है क्लियर। अभी देखे हम लोग दोष के बारे में। अब चलेंगे यहां से, हमारा पॉइंट चेंज होता है, ओकरे नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय समझेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। कभी गौर किए होंगे आप लोग, कभी चूल्हे के पास गए हैं, खाना बनता है तब, खास करके जब चावल बनती है तब, तो देखिएगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हवा हिलती है, ऊपर जाती है। अरे हम हिल के दिखाते हैं, हम नहीं हिल रहे हैं, वो हवा में हिलती है। या एक और चीज देखे होंगे, गर्मी के दिनों में आप दरवाजे पर बैठे रहिए, सामने कोई लकड़ी का घर होगा, जिसको हम लोग वो क्या कहते हैं, फट्टी उट्टी बांस, उसका भुसकुल्लू उसकुल्लू, तो वो आपको देखिएगा ऐसे ऐसे हिल रहा है, हिल रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? इसका कारण है, हाँ हिलते नजर आती है। इसका कारण है, देखिए क्या है, जब गर्मी के मौसम होता है तब वायु गर्म होती है, ठंडे वायु की अपेक्षा गर्म वायु का कम सघनता होती है। दोनों में वायु का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए गर्म ठंडे वायु ठंडे से गर्म में जाती है तो हिलती हुई नजर आती है। आती है, आपने नहीं देखा वो आपकी बीमारी है, वो कलर बेंडिंग हो गया है या कोनो अभिनुक्तार हो गया है, लेकिन होती है, दिखाई पड़ती है। चलिए, नहीं समझे, नहीं समझे बात को समझिए। जैसे देखिए, हेलो, पे अटेंशन, नो टॉक। जैसे अभी यहां पर ठंडी वातावरण है और गर्म वातावरण रहेगा, तो एक परत रखिए गर्म वाली और एक रखिए ठंडी वाली, रखे, स्वाभाविक चीज जो ठंडा होगा ओकर घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। और गर्म होगा वो क्या होगा? घनत्व कम होगा, माने हल्का होगा वो, ठीक है। गर्म हो जाता तो फैलता है, तब फैलेगा तो घनत्व, उसका घनत्व माने एक दूसरे के कण, कण जो है वो दूर दूर में रहेंगे। और जब ठंडा हो जाएगा तो कण एक दूसरे के क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। जैसे उदाहरण में लीजिए ना, पानी में देखिए, एक कटोरा पानी भर के आप फ्रिज में रखिए तो पूरा लबालब भरिएगा, तो फ्रिज में जा करके आधा हो जाएगा, और जमने के बाद आधा से तनी ऊपर रहेगा, यानी वो जितना लबालब है, जम के लबालब नहीं होगा, तनी कम हो जाएगा। किसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था कि अभी वो गर्म है, पानी गर्म है, तो उसके बीच में जो आयतन है ना, माने कण है, वो दूर दूर में है। ठंडा हो गया तो ओकरे कण जो है काफी सट सट गया, नजदीक हो गया। सेम कहानी हवा में समझिए। अब चलते हैं हम हवा की तरफ। ये घनत्व दूर दूर में है, कोई दिक्कत? ये घनत्व क्या है? नजदीक नजदीक में है। तो हवा यहां से इधर आएगी, मान लीजिए, तो इस क्या है, ये विरल है, और यहां आएगी तो ये सघन हो गया, तो ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। मान लीजिए फिर यहां से अगर गर्म हवा हो तो ये क्या होगी? यहां से ऐसे भागेगी। फिर मान लीजिए अगर यहाँ पर ठंडा हो तो ऐसे भागेगी, तो ऐसे 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 जा रही है ना, जा रही है ना। इसी को कहते हैं हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन। कोई दिक्कत? किताब में ढूंढ लेना, शायद नहीं मिलेगा, लेकिन बता रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन कोई अगर पूछ दिया तुमसे, तब बता दोगे ना इस तरह से चित्र से कि भैया रे देख,
ये हुआ हवा, ये गर्म हवा है, ये क्या मेरा भाई गर्म हवा, तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। और यहां से रखो ठंडी हवा है, ये ठंडी है, तो इसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। चलिए अब यहां से उसको समझाना कि मान लो यहां से हवा ऐसे आई है, सॉरी प्रकाश या जो भी है, तो जब ऐसे आएगी तो यहां से क्योंकि ये सीधे आएगी, लेकिन जैसे इसमें घुसेगी तो माध्यम बदलने के कारण यह तिरछी मुड़ेगी। फिर मान लो अगर यहां से उसका गर्म हवा उसको मिल जाए तो वह यहां से वह दूर भागेगी। फिर यहां से उसको मान लो अगर ठंडी मिल जाए तो वह ऐसे झुकेगी। तो एक बार आगे जाना पीछे आना आगे पीछे जाना यानी वह हिलते हुए नजर आती है। इसी घटना को कहते हैं हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन। किसी को डाउट? अब आगे चलेंगे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन समझ गए हैं। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और सबसे वीवीआई और वीवीआई का वीवीआई आपके एग्जाम में पूछेगा। समझना मेरे शेर, तारों का टिमटिमाना, यानी आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब रात में देखते हैं तब भुक भाग दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, लग रहा है कि जैसे लाइट बढ़ रही है, लाइट कम हो रही है, लाइट बढ़ रही है, लाइट कम हो रही है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? चलिए इसको हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं। तनी हमारी ओर ध्यान देना। अब हम ऐसे खड़े हैं, अब आकाश को देख रहे हैं, कोई दिक्कत? हंसा जी करे, आकाश को देख रहे हैं ऐसे। अब हवा क्या होता है, गतिमान होती है, हवा गतिमान होती है। तो हवा हमारी आंखों के सामने गुजरी ऐसे। अगर मोटा वायु का घनत्व गुजरेगा, मोटा वायु का घनत्व, तो तारों की रोशनी हमें कम दिखाई पड़ेगी। चलिए ई वाला आगे चल गया, अब पीछे से वाला पतला वाला आया, तब फिर तारों की रोशनी अब हमको ज्यादा दिखाई दी। फिर ई भी आगे चल गया, फिर मोटका वाला आ गया, कम दिखाई पड़ा। फिर पतला वाला आया, ज्यादा दिखाई, यानी कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, यानी कि तारों का टिमटिमाना कहलाता है। इसका मेन कारण है यही वायुमंडलीय आवर्तन। यानी कहीं वायु अगर ज्यादा घनत्व में है, यानी कि वो ठंडी है, तो वहां पर उसका प्रकाश जो है हमें क्या दिखाई पड़ेगी, कम दिखाई पड़ेगी। अगर वायु गर्म है तो घनत्व क्या होगी उसकी, कम होगी, तो वहां पर तेज रोशनी आएगी तो हमें ज्यादा दिखाई पड़ेगी। कोई दिक्कत? या समझिए ऐसे सीधे सा कि 5 को अगर मोटा मोटा कपड़ा अगर रख देंगे तो रोशनी हमें कम दिखाई पड़ेगी, एगो मच्छरदानी वाला कपड़ा टांग देंगे तो ज्यादा दिखाई पड़ेगी। यानी कहने का अर्थ कि पतली हवा का घनत्व है तो ज्यादा रोशनी दिखाई पड़ी। मोटी वायु, हवा तो चलती रहती है, हवा तो गतिमान है, वो तो लगातार जा रही है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बातें? तो अब परीक्षा में लिखिएगा कैसे? तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लिखिएगा सबसे पहले तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। पहले इतना लिखिएगा, पहले तब लिखिएगा। जब हम तारों को देखते हैं, हवा गतिमान होती है, कहीं मोटी वायु का घनत्व है तो कहीं पतली वायु का घनत्व है। इसका मेन कारण है कहीं वायु गर्म है और कहीं पर ठंडी है। जब हम तारों को देखते हैं और हमारे आंखों के सामने मोटी वायु का घनत्व जब गुजरती है तो उस समय तारों की रोशनी हमें कम कम दिखाई देने लगती है। वह हवा आगे बढ़ जाती है और फिर पतली वायु का घनत्व हमारी आंखों के सामने गुजरती है, तो उस समय हमें तारों की रोशनी ज्यादा दिखाई देती है। वो भी आगे बढ़ जाती है, फिर से मोटी वाली आ जाती है तो कम दिखाई देती है। वो आगे चली गई, फिर से आई पतली वाली तो जा, इस तरह से लगातार चलती रहती है। अर्थात तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय आवर्तन घटना के कारण होती है। दैट्स ऑल। आशा और उम्मीद है आपको हमारी समझाने का जो सिस्टम है अच्छा लगा होगा और समझ भी गए होंगे। आप परीक्षा में ऐसे ही लिखेंगे, 100 का 100 नंबर मिलेगा। अब यहां से हाँ हाँ, अब एक और यहां से क्वेश्चन बनता है 50 में। अब यहां से एक और बात कोई पूछ देता है, रे भाई तारा टिमटिमाता है तो फिर ग्रह, चंद्रमा, सूरज ई काहे नहीं टिमटिमाता है? उसके सामने भी तो वायु रहता है, तो फिर क्यों नहीं टिमटिमाता है? नहीं मेरे शेर, इसका कारण क्या है सो देखो। इसका कारण है कि ओकरे पास न तारा हमसे बहुत दूर है, उसकी रोशनी कम है। और ग्रह और जो चंद्रमा है और सूरज है उसके पास रोशनी ज्यादा है और वो नजदीक में है। ठीक है,
अब कहिएगा सर जी तो सूरज तो हमरे से दूर है, तो तारा से दूर नहीं है, सूरज भी एक तारा है और अन्य तारे भी तारे हैं, लेकिन सूरज सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है? सूरज है, और तारा तो बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, एक नंबर। दूसरा नंबर, सूरज के पास रोशनी ज्यादा है, तो आपको उस पर वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना का प्रभाव नहीं पड़ता है। कहेगा सर जी हम नहीं समझे। एक और तरीका मेरे पास है, चलते हैं। एक ट्रक ले लो और ट्रक का लाइट जला दो रात में, पूरा लाइट मारे फोकस हो गया। एक चीज और, एगो टॉर्च ले करके हम आरती को खड़ा कर देते हैं यहाँ पर, 10 रुपया वाला टॉर्च जो एक बैटरी, छोटी बैटरी वाला नहीं होता है, उसको जला देते हैं। किसकी रोशनी आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी? टॉर्च वाला। एक का रोशनी तो भुतलाइले रह जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब आपने क्या समझा कि वो वायुमंडलीय बर्तन की घटना का प्रभाव वो तेज रोशनी में काम नहीं करता है, वो गरिबहा वाला पर काम करता है, यानी कमजोर रोशनी पर काम करता है। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि भाई बताइए कि ग्रह काहे नहीं टिमटिमाता है, चंद्रमा काहे नहीं टिमटिमाता है, तो कह देना कि वो हमरे नजदीक में है, ओकरा में रोशनी ज्यादा है, अब वायुमंडलीय घटना का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, इसीलिए वो हमको टिमटिमाते नजर। चलिए इतना समझ गए। अब थोड़ा सा एक चीज और बच, चलिए बजे तो एक हमारे प्रिय छात्र हैं, छात्रा हैं, वो भी चेक कर रही है कि हमको निकट दृष्टि या दूरदृष्टि नहीं ना हो गया है, आंख को सटा के किताब में देख रही है। चलिए इसी पर एक घटना हमको याद आ गई। हमारी माँ की उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, तो उम्र के साथ तो थोड़ा सा निकट दृष्टि दूसरा हो ही जाता है। तो कभी कभी ना बैठती थी या कहती थी कि ना बुआ रहे देखिए ना एगो आंख से ना हमारा तनी ना दिखाई पड़े है, तनी दूर की चीजें, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हमारी भाभी जो है उनको भी एगो प्रॉब्लम था आंख का, एगो आंख से साफे नहीं दिखाई पड़ता है। आंख देखने से आपको सेम सेम लगेगा, लेकिन एक आंख से दिखाई नहीं पड़ रही थी। जब हमारी माँ ये बात बोली कि एगो आंख से दिखाई पड़ता है, एगो आंख से नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो भी चेक की, एगो से देखी तो साफे नहीं दिखाई पड़ता है, एगो से देखी तो सब, माने एक एगो आंख से वो सब दिन देखी आज तक, शादी भी हो गया उनका, जांच नहीं हुआ। हाँ हाँ समझिए। अब क्या हुआ, जब डॉक्टर के पास जाया गया तो कहा कि इनका आंख की रोशनी बिल्कुल खत्म है, ठीक नहीं होगा। देखने से आप सामान्य जैसे हम जैसे आप जैसे हैं, उनका आंख वैसे दिखाई पड़ती है, लेकिन एक आंख में रोशनी है ही नहीं। तो कुमकुम चेक कर रही है, ठीक है कर रही है अपना, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बाजी, तो इस वीडियो का जो है वो लास्ट हमारा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है समझना थोड़ा सा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी समय क्या भाई, यानी सूरज उगने से पहले 4 मिनट पहले हमको दिखाई देती है, और सूरज डूबने के 4 मिनट बाद तक भी दिखाई देती रहती है। देखिए उगने और डूबने का एक जगह है, सीमा है, और उससे वह सूरज नीचे रहती है तभी हमको दिखाई देने लगता है, और नीचे चली भी गई तभी वो दिखाई देती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका भी कारण है वायुमंडलीय आवर्तन। तो थोड़ा सा इसका व्याख्या कर लेते हैं। एक चित्र सामने दिखाई पड़ रही होगी, कहिएगा सर ये चित्र छोड़ के आप अपना चित्र बनाइए ना। चलो ना, तो हम बता देते हैं, क्या दिक्कत है, फिर उसको भी समझा लेंगे, पहले अपना चित्र देख लेते हैं। एगो देखो ये मिडिल पॉइंट रखो, कोई दिक्कत, और यहां पर हम पृथ्वी को रखते हैं, ये क्या हमारा पृथ्वी है। अब समझिए ऐसे घूमती है तो पृथ्वी, लेकिन आपको दिखाई पड़ता होगा सूरज घूमते हुए, तो चलो सूरज को घुमाते हैं ऐसे। ये पॉइंट है घूमने का उसका। देखिए हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, वास्तविकता सूरज घूमती नहीं है, घूमती कौन है? पृथ्वी, लेकिन आपको समझाने के लिए। अगर इस सामने सूरज आ जाती है तो हम उसको कहते हैं उदय। क्लियर? क्योंकि इस तरीके से चलेगी, वो ऐसे चलेगी, और इस पॉइंट पर जब आ जाती है तो इसके नीचे उतर जाती है तो हो जाती है अस्त। कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है समझिएगा, अभी हमारे सूरज जो है ना वो अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे है, यहां है, फिर भी यहां के लोगों को दिखाई पड़ रही है। जब इस सामने आता है तब दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहां है तब भी दिखाई देती है। या ये अपनी अस्त्र से नीचे है, इस जगह है, तब तक भी उसको दिखाई देती रहती है। इसके पीछे का क्या कारण है? चलो इसको क्लियर करते हैं चित्र से। देखो
पृथ्वी का एक अपनी वायुमंडल है। ये पृथ्वी का क्या है मेरे भाई? वायुमंडल। उसके बाद ये निर्वात है, खाली है। आप लोग जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कितना ज्यादा है, तो 1000 तक है। 1000 किलोमीटर तक चले जाएंगे हवा, उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो इसको 1000 रखो। अब चलो, सूरज अभी यहाँ है, आना चाहिए उसको यहाँ, तब दिखाई देनी चाहिए, लेकिन सूरज अभी यहाँ है, तो ये अपनी प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो ये उत्सर्जित जब करेगा ना, तो हमारी वायुमंडल में इन करेगी, इन करेगी। अब इसकी रोशनी जा रही थी वैसे, लेकिन जैसे ही माध्यम में जाएगी, यहां निर्वात से कहा गई है वायु में, निर्वात से कहा गई है वायु में, तो ये खाली है और उधर क्या है, तो इसकी अपेक्षा ही सघन है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, मुड़ जाएगी। क्लियर? तो ये तिरछी किरणें हमारी आंखों तक आई ना जी, तो हम तो तिरछा एना के टेढ़ कर नहीं देखेंगे, देखें तो सीधा देखेंगे, हम सीधा, तो सीधा देखेंगे तो हम देखेंगे कहां उसको, यहां देखेंगे। तो रहती कहां है वो, यहां, लेकिन दिखाई हमको कहां पड़ती है। क्लियर हो गई? सेम कहानी इधर में भी वही है, सब बताएंगे। अभी तो शुरुआतें हुआ है, अभी भादल चला है, पापड़ तिलोरी चलेगा ना, स्थिर रहिए ना, धरफरा जाती है। अब आगे देखिए प्लीज प्लीज। अब सूरज यहां चली आई, चली आई यहां, तो अब देखिए यहां से ये अपनी प्रकाश उत्सर्जित करेगी, करेगी। क्लियर? तो इसकी प्रकाश यहां तक सीधे आई, लेकिन ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे इनकी, तो यहां से वह मुड़ेगी, तिरछी आएगी, तिरछी आएगी ना। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इसको देखेंगे कैसे, इस साइज में देखेंगे, क्योंकि है यहाँ, लेकिन उसको दिखाई कहां पड़ेगा, यहां दिखाई पड़ेगा। यानी वो अपनी था नीचे, लेकिन दिखाई पड़ेगा वो तो 4 मिनट पहले, यानी उगने के 4 मिनट पहले और डूबने के 4 मिनट बाद तक हमें दिखाई देती रहती। इसका मेन कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है ना? तो आप चित्र से वहां पर समझा देंगे, लिखेंगे कैसे सो समझिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो लिखेगा, पृथ्वी के सामने जब क्षितिज पर सूरज होती है, तो क्षितिज से नीचे, याद रखिएगा ये पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, क्षितिज। क्षितिज से जब वो नीचे होती है, तो 4 मिनट पहले ही उसकी रोशनी हमारी वायुमंडल में प्रवेश करना शुरू कर देती है। और वायुमंडल में जैसे प्रवेश करती है, तो माध्यम बदलने के कारण तिरछी किरणें हमारी पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण वह अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत होती है। रहती है वास्तविक नीचे, लेकिन वह ऊपर दिखाई देना शुरू कर देती है, यानी क्षितिज से 4 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू कर देती है। सेम कहानी, अस्त क्षितिज पर होना चाहिए, लेकिन क्षितिज के जब नीचे चली जाती है, फिर भी उसकी रोशनी हमारी वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो तिरछी किरणें हमारी वायुमंडल में जाती है, इसलिए वह रहती है वास्तविक नीचे, लेकिन वह दिखाई देती है अपनी जगह से ऊपर। हो गया? अब आपके दिमाग में, ऐसे तो हमारा किताब हो गया क्लियर, लेकिन अब आगे चलते हैं। आपके दिमाग में आता होगा कि सर यहाँ से रोशनी तो हिन्नो आवे रहे ना, आपने तो नहीं पूछा, लेकिन हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आखिर आ तो रहा था इधर से, तो इधर से काहे नहीं दिखाई पड़ा, ये तो यहीं से आ रहा था, काहे नहीं दिखाई पड़ा। रे बउआ, पृथ्वी बहुत छोटा है और सूरज बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत छोटा है, तो एक वायुमंडल है इतने गो, चित्र में आप देख रहे हैं, लेकिन एक जब ये नीचे जब चली जाती है ना, तो इसकी रोशनी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश से नहीं करती है, तब वो अलग जाती है। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? कोई दिक्कत? तो इसीलिए हमको वह दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पृथ्वी देखिए ये ऐसे है, तो हम मान लीजिए हम इस साइड में है, तभी सूरज हमको दिखाई दे रही है। ये पृथ्वी नाच के उधर चली जाएगी तो हमको सूरज दिखाई भी नहीं करेगी, तो तब उसको अमेरिका वाला दिखाई पड़ेगा, तब अमेरिका वाला को तब दिखाई पड़ेगा। समझ रहे ना? इस चीज को हम लोग क्लियर किए थे एक और वीडियो में। तो चैप्टर हमको जो पढ़ना था वो पढ़ा दिए हैं। विशेष के लिए तो हमारी चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप सर्च करिए, देखते रहिए। और आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। और हाँ, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साथ साथ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। विशेष अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। तो जय हिंद, जय भारत।